एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे प्रिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो कंप्लीट किया था। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है, पहले वो लोग फर्स्ट पार्ट देख लें, ताकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को उससे रिलेटेड मिल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पीस ऑफ पॉलिथीन व्हेन रब्ड विथ वूल वाज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हमको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन में यह बताया गया था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे किसी भी बॉडी पे चार्ज रहेगा वो हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि Q इक्वल्स टू N विल बी 1 2 3, इस तरह से ये वैल्यू रहने वाली है। तो Q में बी E हो सकता है, ट्वाइस E हो सकता है, ट्वाइस E हो सकता है। Q क्या नहीं हो सकता, चार्ज क्या नहीं हो सकता, चार्ज आपका हाफ E नहीं हो सकता, 3/2 E नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी में चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इंटीजर नंबर में, 1 2 3 इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में Q इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, Ne। Q का वैल्यू आपके पास है, क्या है Q का वैल्यू, 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होता है माइक्रो का वैल्यू, 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, N का वैल्यू मुझे फाइंड करना और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से N का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा आपका -19। इसको अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाय 16 यानी कि 15 डिवाइड बाय 8। ओके, और 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो ये पावर ऐड होगी, तो 10 प्लस का क्या बच जाएगा यहाँ पे 13। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 8 को डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.7, यानी कि 8 8 64, 1.8 समथिंग इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू Ne, ये फॉर्मूला है। ये सीधा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है हमारे, 3 कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है। इनको हमें कैसे कनेक्ट करें कि आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो मिले वो कितना मिले, 4.5 माइक्रोफेरेड। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। क्या करते हैं, या तो वो आपको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट दे देते हैं और आपसे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं, या फिर आपसे ये बोला जाएगा कि भाई इस तरह के कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं जिनका कैपेसिटेंस ये है, इनसे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको बनाने बोल दिया जाता है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, समझिए जरा। आपके पास कितने हैं, 3 माइक्रोफेरेड के कितने कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ये इतने ही यूज करना है आपको, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब लेकिन आपको बनाना कितना है, 4.5। क्या मैं 4.5 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए जरा, 3 प्लस 1.5। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई 3 तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, केवल आपको क्या बनाना है, 1.5 बनाना है। ठीक है, तो 3 को 1.5 से ऐड करने पर 4.5 बनने वाला है। अब 1.5 होता है 3 का हाफ। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो ऐसी सिचुएशन में 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड को सीरीज में आप सॉल्व करिएगा तो आपको 1.5 मिलने वाला है। और इसी के साथ एक कैपेसिटर में पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, तो
आप यहां पे इसका रिजल्ट का आंसर ये दे सकते हैं, 3 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर सीरीज में और उनके साथ एक पैरेलल में आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? तो 3 और 3 को आप सीरीज में सॉल्व करें तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3। अगर हम 1/C इक्विवेलेंट को देखें तो इसको पलटिएगा तो C इक्विवेलेंट मिल गया मुझे कितना, 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5। अब आप इस 1.5 को यहां पर कनेक्ट करिए। दो कैपेसिटर हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अभी एक दूसरा कैपेसिटर जो पैरेलल में कनेक्ट है वो एज इट इज है, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। इनका सॉल्व करने पे कितना आया, 1.5। अब ये पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यानी कि 1.5 प्लस 3 दैट इज 4.5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इनको कनेक्ट करना है। तो सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है, इसका सर्किट डायग्राम बना देना है और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद ये छोटी सी कैलकुलेशन हमें यहां पर लिख देनी है, जिससे हम ये एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं कि भाई इस तरह से हमें 4.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्वेश्चन बड़ा आईएमपी है, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ में यह बोला गया है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल करें, किसी भी क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल करें तो वो म्यू नॉट टाइम्स होता है उस लूप के इनक्लोज्ड करंट के। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। दिस इज अवर एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत पूछा जाता है, इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में दिया हुआ है आपका, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही है। मैं बता देता हूं क्या आ सकता है। एक तो यही पूछ लिया डायग्राम, बहुत बार पूछा गया है डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो कॉनकेव शेप में क्यों यूज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो कॉइल होती है उसमें जो कोर है उसमें हम कोर सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और या फिर इसका प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर हम डायग्राम की बात करें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमें क्या करना है, दो मैग्नेटिक पोल लेने हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा मैंने मैग्नेटिक पोल का जो शेप रखा है वो कॉनकेव शेप रखा है। तो पूछा जाता है क्यों रखा है भाई मैंने कॉनकेव शेप, तो कॉनकेव शेप इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए वो रेडियल बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रखेंगे तो आपका जो टॉर्क है जो कि कॉइल पे लगने वाला है वो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहने वाला है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टॉर्क का फॉर्मूला यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें, ये आपकी कॉइल है जो इसके बीच में रखी हुई है और इसको सस्पेंड किया जाता है एक सस्पेंशन फाइबर से। इस फाइबर को हम फॉस्फर और ब्रॉन्ज स्ट्रिप का यूज करते हैं। अब ये सस्पेंशन फाइबर है, इससे ये कॉइल सस्पेंड की जाती है और सस्पेंड करने के बाद जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, करंट जैसे ही फ्लो होगा तो क्या होगा, इस कॉइल में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां पर एक स्प्रिंग भी यूज की जाती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा। और जो सस्पेंशन फाइबर है यहाँ पर टॉर्जन हेड होता है, इस टॉर्जन हेड की हेल्प से इस सस्पेंशन फाइबर को यहां पर माउंट किया जाता है। होता क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जैसे ही कॉइल आपकी डिफ्लेक्ट होगी तो ये जो टॉर्क यहां पर डेवलप हो जाता है और ये टॉर्जन टॉर्क क्या करता है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करता है और एक सिचुएशन में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। NIAB
बिकम c इंटू फाई। ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और ये हमारा टॉर्जन टॉर्क है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप किसी कॉइल से लिंक सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसी पे बेस्ड ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ दिए हैं। किसने दिए थे भाई ये लॉ? तो याद रखिएगा, ये लॉ दिए थे फैराडे ने। किसने दिए थे? फैराडे ने। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दो लॉ दिए थे। पहला लॉ ये था कि whenever there is a change in magnetic flux linked through a coil, then an induced EMF produced through this coil. जब जब किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दूसरा जो लॉ था वो ये बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं स्मॉल ई से डिनोट कर रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक्चुअली। ठीक है, और अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये आपके फैराडे के दो लॉ थे। पहले लॉ में बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दूसरे में ये बताया कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है इसी में, और में LCR सीरीज सर्किट है, उसमें रेजोनेंस की कंडीशन कब ऑकर होती है? तो रेजोनेंस की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी भी LCR सर्किट में करंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका LCR सर्किट होता है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि LCR पे एक सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आता है कि आपका एक रेसिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ा जाता है और एक एसी वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जाता है, एसी वोल्टेज अगर इसमें अप्लाई किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सर्किट है उसमें करंट किस तरह से फ्लो होगा? क्या इसमें वोल्टेज होगा रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और साथ में करंट की वैल्यू भी पूछी जाती है। तो मान के चलो मैंने इतना वोल्टेज इसमें अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जो रेसिस्टर है इस पे वोल्टेज आपका मान लो आ गया VR, इस पे आ गया VL और इस पे आ गया आपका VC। करेक्ट है। अब इसके लिए तीन चीजें हैं। पहली कि इसका फेजर डायग्राम याद रखिएगा। फेजर डायग्राम ये होता है, आपका जो करंट है उसके साथ जाता है वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर और करंट सेम फेज में रहने वाले हमेशा। जो आपका इंडक्टर है उस पे वोल्टेज हमेशा करंट से आगे चलता है। कितने आगे चलता है? π/2, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लीडिंग द करंट बाय फेज एंगल π/2। और हमारा जो कैपेसिटर है उस पे जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है करंट को कितने फेज एंगल से? वही सेम π/2 से। तो इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज अगर हम निकालें तो ये आता है वेक्टर समेशन के अकॉर्डिंग VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और इसी से हमने Z भी निकाला था, तो Z आता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z क्या कहलाता है? इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। इंपिडेंस मतलब सर्किट कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा AC करंट के लिए, उसको हम बोलते हैं RLC सर्किट का इंपिडेंस। और इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब सवाल ये है करंट कैसे निकालेंगे? तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V0 अपॉन Z। Z का वैल्यू क्या है? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अब सवाल ये है रेजोनेंस कंडीशन क्या है? तो रेजोनेंस की कंडीशन में करंट हमारा क्या हो जाता है?
मैक्सिमम हो जाता है। करंट मैक्सिमम कब हो सकता है? ध्यान दीजिए, करंट मैक्सिमम होता है जब आप फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपका जो जेड है वो मिनिमम हो जाए। अब जेड मिनिमम कैसे होगा? तो भाई हमारा जो रेसिस्टर है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी इसकी वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं एक्सएल और एक्सी की वैल्यू में। तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करके कि ये एक्सएल माइनस एक्सी आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू मिनिमम जीरो ही हो सकता है, नेगेटिव आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। तो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया, मतलब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा। और एक्सएल का वैल्यू पता होना चाहिए, ओमेगा एल होता है, और एक्सी आपका 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन एल सी, एंड ओमेगा इक्वल्स टू आ गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट के बारे में मैंने लगभग पूरा बता दिया है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो फेजर डायग्राम है, इसमें रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगा आपका, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आ जाएगा देखिए जरा, रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा आपका ये। इसका मतलब ये जो एंगल है रिजल्टेंट वोल्टेज भी और करंट आई के बीच, ये एंगल फाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज एट इट ऑफर्स मैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन व्हाई। सिंपल माइक्रोस्कोप पे बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इसका एक क्वेश्चन और पढ़ा है हमने इसी सीरीज में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको यह बताया गया है कि कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक हाई पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास कई लोगों को देखा होगा, जो पामिस्ट होते हैं या फिर डिक्शनरी रीड करने के लिए वो लोग यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो मैं बता देता हूं कैसा दिखता है, आप लोगों ने सबने देखा है। ये इस तरह का होता है, इसमें एक हैंडल लगा होता है और यहां पर ये लेंस माउंट होता है। ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। होता क्या है इसमें? इसमें होता यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाता है, और यहां पे इसकी जो इमेज है, वर्चुअल इमेज, ये फॉर्म कर देता है। ये इस तरह से ये इमेज फॉर्म कर देगा यहां पर, ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी यहां पर। ठीक है, ओके, ये आपकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बन गई। लेकिन इसमें एक सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, देखिए जरा, ये जो इमेज है, ये यहां पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वही हमारा ऑब्जेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल दोनों सेम आ रहे हैं। तो फिर मैग्निफिकेशन कैसे हुआ? क्योंकि मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है? रेशो होता है। किसका रेशो होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिखते हैं। एक्चुअली में ये बीटा अपॉन अल्फा होता है। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, सो वी कैन राइट tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो यहां पे अगर बीटा और अल्फा, इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन कैसे हुआ? अगर ये मैग्निफिकेशन नहीं हुआ तो इसको फिर आप माइक्रोस्कोप कैसे बोल रहे हो? ठीक है, सवाल ये है। तो इसमें इसका आंसर बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनिए। हमेशा जब भी आप कंपैरिजन करें तो ध्यान रखिए बराबरी वालों में करिएगा। ठीक है, वही मीनिंगफुल कंपैरिजन होता है। इधर देखिए, अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो ये इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे। तो जब भी आप एंगल मेजर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को डी डिस्टेंस पे रख के मेजर करेंगे। तो इमेज तो हमारी डी डिस्टेंस पे है, पर क्या ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे है? नहीं। तो इसका मतलब अगर आपको ये अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, मेजर करना है तो इस ऑब्जेक्ट को भी आपको डी डिस्टेंस पे ही रख के मेजर करना है। डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, जिसका वैल्यू आपको सबको पता होना चाहिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। हेल्दी आई के लिए ये वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि मैग्निफिकेशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट
व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। बोथ आर यानी कि दोनों को आपको डी डिस्टेंस पे इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक हमारी इमेज तो है पर ऑब्जेक्ट को और हम डी डिस्टेंस पे रख के फिर ये एंगल मेजर करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा और ये डिस्टेंस ले लेंगे हम डी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए मेजर हो जाएगा। तो हाँ, यहां पर मैग्निफिकेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है when monochromatic light is incident on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. जब भी कोई लाइट किसी मीडियम पर या किसी बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है तो पार्शियल उसका रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियल लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। लेकिन उसका कहना यह है कि अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों हो रही है तो ये बताइए भाई कि आपका जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होती है। तो इसका रीजन ये है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड तीनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। फ्रीक्वेंसी केवल किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स पे डिपेंड करेगी। तो देखो ये एक लाइट है जिसको हम इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, इस मीडियम पर इंसिडेंट हुई है। अगर यहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है तो ये बताइए जरा कि इस लाइट का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो इंसिडेंट लाइट है इसको अगर हम रिफ्लेक्शन मान लेते हैं और ये कुछ पोर्शन इसका रिफ्रैक्शन मान लेते हैं तो देखिए ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई। तो इसकी और रिफ्लेक्टेड लाइट की और रिफ्रैक्टेड तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी। याद रखिए फ्रीक्वेंसी मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर क्या है जो चेंज होगा, तो याद रखिए इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें ये दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। अगर ये इसको मैं एयर मान लेता हूं और इसको मैं ग्लास मान लेता हूं तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों एयर में ट्रेवल कर रही हैं। इसका मतलब इनकी तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं है। मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होनी ही नहीं है, साथ ही साथ इनकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा और इनकी वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस लाइट और इस लाइट को कंपेयर करें तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट, इसकी स्पीड और इसकी वेवलेंथ ये चेंज हो जाएंगी। मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होता है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होते हैं। क्या चेंज नहीं होती, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, कौन चेंज होगा, स्पीड और वेवलेंथ। क्या चेंज होने से, आपका मीडियम चेंज होने से। तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ठीक है, तो इसलिए आपकी इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन दिया है आपको सीजीएम का, कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछिए सीजीएम की, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क फंक्शन होता क्या है तो बता देता हूं मैं। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करते हैं और इसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं और ये होता है एच न्यू नॉट के। ठीक है, तो यहां पर एच जानते हैं सब लोग, प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which the emission of electron not possible, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन अगर आप इंसिडेंट करेंगे इस मेटल पे तो रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। यानी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस यहां पर क्या करना है आपको, इस सीजीएम के वर्क फंक्शन का वैल्यू रख देना, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, तो याद रखिए
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। बट एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली स्मॉल यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी एनर्जी को डिनोट करने के लिए। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट कंसीडर, और मैंने कल बताया भी था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सलेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन भी याद रखिए, कई बार पूछा गया है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां पर सीधा कन्वर्ट कर लेना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल में कन्वर्ट हो गया। एच का वैल्यू याद रखिए, एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 और इंटू में न्यू नॉट और आ जाएगा। तो बस यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है और आप यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड? तो काइनेटिक एनर्जी पूछिए, सेम क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करती है? कल मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको एक स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, इसी को हम स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग वोल्टेज। तो यहां पर ये दिया है हमको 1.5 वोल्ट, यानी कि V नॉट आपके पास है 1.5 वोल्ट। यहां पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन याद रखिए, फॉर्मूला होता है EV नॉट। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, पता है हमको। और V नॉट क्या है? V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 है, तो बस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 1.5 इंटू E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बट ये जूल में है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसी वैल्यू से हम डिवाइड लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बताया मैंने रिलेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? इतने जूल होता है। तो आंसर इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है वोल्ट में, तो उसी को मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? यस, वही काइनेटिक एनर्जी, सेम वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है, राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसने बहुत सारी कमियां जो कि रदरफोर्ड मॉडल में थी उसको दूर किया था, लेकिन परफेक्ट मॉडल ये भी नहीं था, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन क्या थी कि भाई बोर ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ किसका यूज किया? हाइड्रोजन एटम का यूज किया। इसका मतलब ये है कि भाई बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन लाइक एटम को एक्सप्लेन कर पा रहा था, ऐसा एटम जिसके पास केवल एक प्रोटॉन हो, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो, केवल ये उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। बाकी दूसरे एटम हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हीलियम हो गया आपका He2+, इसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। इन दोनों को कंपेयर करें, लेकिन बाकी के जो एटम है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा लिमिटेशन इसका ये था कि ये जीमन इफेक्ट होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? बोर मॉडल। ये 2 लिमिटेशन आपकी बोर मॉडल की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये किसने दिया था? सबको पता होना चाहिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इक्वल्स टू mc², आइंस्टाइन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? E इक्वल्स टू mc²। ठीक है, और इसमें यह बताया गया था कि अगर हम मास की बात करें तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उन्होंने इक्विवेलेंस की अगर बात करें तो वो 1 AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखिए, कई बार पूछा गया है।
1 AMU mass is not equals to, it's a equivalence to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक मिनट, दूसरा पार्ट हम कर चुके हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ लेवल डायग्राम। लेवल डायग्राम पूछ लिया आपसे, और आपसे पूछा है कि इनपुट और आउटपुट पोटेंशियल का टाइम के साथ वेरिएशन किस तरह से होगा वो बताइएगा। तो देखो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पीएन जंक्शन जो आपका डायोड है उसका यूज फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव एंड हाफ वेव, ये दोनों आप पढ़ लेना। इसका क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का हो सकता है, सर्किट डायग्राम पूछा जा सकता है या कुछ और पूछा जा सकता है। ये दो आपको जरूर पढ़ना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इसमें दोस्त ने क्या पूछा है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम फुल वेव और हाफ वेव के लिए अगर हम बात करें तो हाफ वेव का मैं बना के बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर ले लिया हमने, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी क्वाइल से हम इनपुट एसी कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे इनपुट एसी कनेक्ट? क्योंकि भाई रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट कर देंगे और यहां पर एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर जो लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, ये लोड रेसिस्टेंस से आपको आउटपुट जो वोल्टेज मिलने वाला है, ये आउटपुट वोल्टेज आपको डीसी वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम इसका वेव फॉर्म देखें तो इनपुट एसी का वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए जरा, इनपुट एसी का वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, इनपुट एसी में आपका इस तरह से चलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। लेकिन जो आउटपुट मिलेगा आपको, आउटपुट में आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, आउटपुट में मिलेगा सिर्फ आपको हाफ साइकिल। क्या मिलेगा, सिर्फ हाफ साइकिल, ये इस तरह से। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो यहां से एलिमिनेट हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर में हमने एक काम किया कि जो आपके डायोड एक यूज किया था, इसमें हमने दो डायोड यूज कर लिए। सेम आपका ट्रांसफॉर्मर यूज किया हमने, इनपुट एसी यहां पर अप्लाई कर देंगे, और यहां पर जो एक डायोड यूज कर रहे थे, यहां पर हम दो डायोड यूज करेंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि डायोड आपने अगर दो यूज कर लिए हैं तो यहां पर हम जो लोड रेसिस्टेंस है वो कहां पर कनेक्ट करेंगे। तो लोड रेसिस्टेंस हम एक सेंटर टेप की हेल्प से इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। किस तरह से, देखिए जरा, एक सेंटर टेप की हेल्प से हम यहां पर एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आउटपुट आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, ये आरएल हो गया। क्या होता है इसमें, इसमें होता यह है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका एक डायोड फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा और दूसरा डायोड आपका रिवर्स वाइज में काम करेगा। ठीक है, पहला डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज में और दूसरा डायोड आपका रिवर्स वाइज में। देखो ये हमारा इनपुट साइकिल हो गया। इस इनपुट साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों रहेंगे, लेकिन जो आपका आउटपुट वेव फॉर्म होगा, आउटपुट वेव फॉर्म में क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये हमारा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये करंट को अलाउ करेगा और ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, यानी कि इस तरह से करंट हमारा लोड रेसिस्टेंस में फ्लो होगा, यानी आउटपुट हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है कि आपका ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और ये रिवर्स में, यानी ये करंट को अलाउ नहीं करेगा और इसमें से करंट फ्लो होगा। अगेन आपका लोड रेसिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा, यानी कि फिर से आपको एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यानी इस तरह से वेवफॉर्म आपको मिलने वाला है। अब आप ध्यान से देखें, इनके वेवफॉर्म्स को से समझ में आ जाएगा कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है और ये फुल वेव रेक्टिफायर क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीएन जंक्शन डायोड का आपको डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी लिखना है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए।
तो मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि हमारा ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये रिवर्स बायसिंग में है। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या डिफरेंस है? तो पीएन जंक्शन डायोड हमारा एक बल्ब की तरह काम करता है, ठीक है। रेसिस्टर को आपने क्या देखा कि रेसिस्टर जो होता है उसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है। मान के चलो कि ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है और इसका ये पी एंड और ये एन एंड है, ठीक है। अगर आप पी को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और एन को लोअर पोटेंशियल से रखते हैं, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि पी को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के और एन को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग में डिफरेंस ये आ जाएगा कि अगर हम इसी सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड को अपोजिट कनेक्ट कर दें। अपोजिट कैसा? कि भाई आपका जो पी है उसको नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से, ये इस तरह से, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब हुआ कि जब भी आपका पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से जुड़ेगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसमें जो करंट है वो आपका इंक्रीज होता है। लेकिन इंक्रीज कब होगा? जब आपका बैरियर पोटेंशियल को ये क्रॉस कर जाएगा, इस तरह से इंक्रीज होगा। हाँ, यहां पर देखिए ये इस तरह से इंक्रीज होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है, ये करंट हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया। लेकिन अगर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में ये करंट अलाउ नहीं करता है, यानी कि नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। लेकिन हाँ, ये रिवर्स करंट होता जरूर है, बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है। यहां पर जाकर जब आप वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहां पर जाकर एक ब्रेकडाउन होता है और करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड की। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि 12 तक हम देख पा रहे हैं, 12 तक हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा और डेरिवेशन के साथ उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।